सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे के साथ साजिद हुसैन और ताहिरा खान का अस्सलाम वालेकुम। और आप हमें देख रहे हैं कल्चरल ड्रेसेस में। जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे सिंध में रहने वाले लोग बसते हैं उन सबको सकाफ़त की ईद आप लोगों को मुबारक हो। और तमाम लैंग्वेजेस, तमाम कल्चर हमारा है, ये मुल्क हमारा है। हमने भाईचारगी को सपोर्ट करना है, हमने इकाइयों को सपोर्ट करना है, हमने बंटना नहीं है, हमने एक कौम होने का सबूत देना है। तो न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर में जहाँ जहाँ सिंध के लोग रहते हैं उन सबको मुबारक हो। और हर गली हर मोहल्ला अजरक से सजा हुआ है, ट्रेडिशन से, बड़े जोश से मनाया जा रहा है। म्यूज़िकल प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं और हर साल होते हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक में सिंध के लोग अपना कल्चर सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हमने भी उस कल्चर को भी डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की तामीर, तरक्की, खुशहाली को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, राना मोहम्मद आज़म साहब को सुबह सवेरे में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर राना साहब, आपने टाइम दिया। आपको मुबारक हो सर ईद। हाँ जी, मुझे भी मुबारक, आपको भी मुबारक हो, ऑपरेशन को मुबारक। खैर मुबारक सर। उसके साथ जबी नवीद साहिबा सर हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर तालीम हैं सर, आप एजुकेशनिस्ट हैं और कितनी आप माहिर हैं, कितने आपके पास स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, आपके टीचर्स कितने ट्रेंड हैं, बात करेंगे आपसे। फिर आपसे बात करेंगे कि आप किस तरह ये जो सकाफ़त और कल्चर सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके स्कूलों में कितने फंक्शंस हो रहे हैं। और आप इतनी सोशल हैं, इतनी कॉर्पोरेट में इन हैं कि हर जगह माशाल्लाह दिखाई देती हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपका भी, आपने टाइम दिया। आपको भी ईद मुबारक हो। थैंक यू सो मच। तमाम सिंध में रहने वालों को सिंधी कल्चरल डे मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका और आप सबको सर मुबारक हो। राना साहब, आप सिंध में सियासत करते हैं, ये ईद कैसे मना रहे हैं आप? जी, सियासत के साथ साथ मैं समझता हूँ पूरे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जोश और जज्बे के साथ हम डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालका लेवल और डिवीज़न तक ये प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले साल भी किए थे और इंशाल्लाह इस साल भी हम। इस प्रोग्राम में तो गिरफ्तार नहीं हो रहे ना आप लोग? सरकार की मर्जी है। अच्छा चले, इसमें भी डर है? डर तो हमें नहीं है, डर उनको है, कुछ भी हो सकता है। उनको डर है, वो डरते हैं। हमें अगर हमें डर तो हम बाहर ही ना निकले। कैसे देखते हैं इस भाईचारगी को, मोहब्बत को? इस सिंध के खित्ते की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, इस सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कन अब्दु या कन नस्तईन। साजिद भाई, मैं समझता हूँ ये सिंध कल्चर डे जो है, इस कल्चर डे को पूरी तमाम कौम, सिंध में रहने वाली जितनी भी कौमें हैं, तमाम कौमें बढ़ चढ़ के मनाती हैं, बड़े जोश जज्बे के साथ मनाया जाता है। और मैं समझो सिंध वाहिद एक सुबह है कि वो हर कौम को प्यार भी देता है। माशी लिहाज से भी एक कराची एक हब है। आपको कराची में, सिंध में हर कौम का, हर ज़ात का, हर ज़ुबान बोलने वाला शख्स मिलेगा और यहाँ पे नफ़रत नाम की चीज़ है नहीं। क्या बात है। और मज़े की बात है, सिंधी जो हमारे भाई हैं वो बड़े मेहमान नवाज हैं, मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है कि सिंध के जो लोग हैं बड़े मेहमान नवाज हैं। और बाकी मैं तो सिंध के दौरे करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, तो माशाल्लाह वो अपने यानी कि जहाँ हमारे पाँव होते हैं वहाँ अपने हाथ रखते हैं। ओहो, बड़ी बात। इतना प्यार, इतना इज्जत देते हैं। और मैं समझता हूँ ये सिंध बाकी सूफियों की धरती है और यहाँ पे बड़े बड़े कलंदर
शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई क्या जैसे, बात है, हाँ। अब्दुल्ला शाह गाजी साहब, गाजी अब्दुल्ला शाह गाजी। बड़े बड़े औलिया इकराम। औलिया कराम। कराम। हाँ। तो ये बरक़ात वाला सूबा है पूरे पाकिस्तान से, और यहाँ पे लोग आते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, छोटी मोटी तो रजिशें होती रहती हैं, मगर इस डे के मौके पे मैंने देखा हर कौम का, हर ज़बान वाला अपने बिसात के मुताबिक टोपी भी पहनता है, अजर भी पहनता है, अपने बच्चों को लिबास भी बनवा के देता है अजरक वाले। तो ईद के तौर पे मनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि बकरीद ईद और रमज़ान ईद के बाद अगर कोई बड़ा फंक्शन है सिंध के लोगों के लिए, सिंध के लिए ये अजरक डे जो है ना बनाया जाता है। और फिर ये ऐसा माहौल बन गया है सर, न सिर्फ सिंध के लोग तो मनाते ही हैं, अब दूसरी जो कौमें बस्ती हैं सिंध में वो भी मना रहे हैं, और फिर यहाँ के मकामी लोग कह रहे हैं जी मनाएं, क्यों नहीं मनाएं। इसको कहते हैं एक दूसरे को तस्लीम करना। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। हम सिंध में आपको मजहबी हमाहंगी मिलेगी, तो ये वो बेसिक चीज़ें कि जिससे अमन को फ़रोग मिलता है। जबीर साहिबा, आप बताइएगा कि आप कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? देखिए, ये जो सिंध कल्चर डे मनाया जा रहा है, बेसिकली 5 सालों से बहुत ज़्यादा इसका जो है एक ट्रेंड है, और अब पूरे कराची में मनाया जा रहा है। अच्छा, वैसे तो ये पूरे सिंध में मनाया जा रहा है, लेकिन कराची जो है बेसिकली इसका हब है, और कराची के अंदर सिंध कल्चर डे बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से मनाया जा रहा है। बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स हैं, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग यहाँ शिरकत कर रहे होते हैं। स्पेशली लोग आते हैं इस डे को यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए। डिफरेंट आप देखें बड़ी बड़ी जगहों पे, नेशनल स्टेडियम में हो रहा है, और इसके अलावा मैरीटाइम म्यूज़ियम में हो रहा है, गवर्नर हाउस में हो रहा है, सीएम हाउस में हो रहा है, सब जगह मतलब ये जो है वो एक रंगारंगी है। स्कूलों में किस तरह स्कूलों के अंदर बेसिकली इसको जो है इसी तरह सेलिब्रेट किया जाता है कि स्कूलों में हम सिंधी सॉन्ग्स जो होते हैं उस पे बच्चों को डिफरेंट तरह की जो है ना वो उनकी सकाफती सरगर्मियाँ करवाते हैं। कल्चर के हवाले से थोड़ा सा उसके अंदर अर्बन और रूरल कल्चर को जो है वो जो है डेकोरेट करके बताया जाता है बच्चों को। इसके अलावा जो सिंध के सूफ़ी रंग हैं स्पेशली उसके ऊपर परफॉर्मेंसेस कराई जाती हैं, उस कलाम को डिस्कस किया जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हो गए, सचल सरमस्त हो गए, तो ये तमाम कलाम उनका ये तो पढ़ाया भी जा रहा है, सिलेबस का भी हिस्सा रहा है। इसके बाद जब इसको आप डिस्कस करते हैं, उनका पैगाम जो मोहब्बत का पैगाम है वो बच्चों को दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम आहंगी पैदा करती हैं आपस में। और पाकिस्तान का कोई भी कल्चर हो, हर कल्चर, हर कौम का कल्चर इतना खूबसूरत, इतना रंगारंग है, तो हर कल्चर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और एजुकेशनिस्ट होने की हैसियत से मैं समझती हूँ कि हमें जो है वो बच्चों को तमाम रंग दिखाने चाहिए जो हमारी सकाफत के रंग हैं, क्योंकि हम जितने भी हमारे सकाफत के रंग हैं, चाहे वो सिंध का हो, पंजाब का हो, बलूचिस्तान का हो, सरहद का हो, कहीं का भी हो, किसी सूबे का हो, किसी कौम का हो, वो तमाम जो है वो सब अमन के सफ़ीर हैं। क्योंकि कल्चर जो होता है बेसिकली वो बना ही इसलिए जाता है और कि इसमें हम जो है एक दूसरे के साथ हम आहंगी पैदा करें, उसको अडॉप्ट करें, उसकी जो वर्सटैलिटी है उसको हम जो है अपनाएं और उसको फिर हम सेलिब्रेट करें। तो खुशियों के रंग हर तरफ नज़र आते हैं। ये चीज़ें वैसे भी आजकल का जो दौर है उसके अंदर हमें जो है ना कोई ना कोई चाहिए होता है, कितनी मसरूफ़ लाइफ में हम कोई अच्छे से कोई चीज़ सेलिब्रेट करें और साथ बैठें, मिलें, एक दूसरे के कल्चर को समझें। तो ये अगर हम अपनी सकाफत को प्रमोट करें और बच्चों को और आने वाली नस्लों तक प्रमोट करें तो ये एक बेहतर ज़रिया है कि हम आगे आने वाली नस्लों को अपनी जो तारीख़ है उसको हम बता सकें, अपनी सकाफत उन तक पहुँचा सकें। घर में सेलिब्रेट ऐसे ही करते हैं कि घर में हम जब होते हैं तो बस हम बाहर की तैयारी में होते हैं कि बाहर जाके इसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इस कदर माशाल्लाह प्रोग्राम्स हो रहे हैं इस हवाले से, तो वो फिर उसमें मसरूफियत रहती है। और JBC स्कूलिंग सिस्टम जो हमारा स्कूल है वो हर साल क्योंकि कल्चरल डे में सेलिब्रेट करता है और माशाल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे सेलिब्रेट कर रहा होता है, तो उसके लिए हमें तैयारियाँ करनी होती हैं। और तो ये जो कल्चर डे आपका बाहर ही गुजरता है तकरीबन, ये जो वीक है जी, ये तकरीबन पूरा मंथ ऐसे ही होता है कि इसमें मसरूफियत होती है और इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, बच्चे तकारीर भी करते हैं, फिर ज़बान के सीखने सिखाने का सिलसिला, कल्चर्स को जो है सेलिब्रेट करने का सिलसिला चलता रहता है। तो ये सिलसिले बिल्कुल ऐसे ही। ये वो सरजमीन है जिसको कहा जाता है सूफिया इकराम की सरजमीन, और इस सिंध से मोहब्बत तब से चल रही है सर। और फिर जब हम तारीख़ में जाते हैं तो वो जो तारीख़ दान जब वो चीज़ें इकट्ठी की उन्होंने, जब उन्होंने रिसर्च की, वो गए अरोड़, वो गए मोहनजोदाड़ो,
जब वहाँ से उनको नवादरात मिली तो फिर उन्होंने बताया कौम को कि ये 5000 साल पुरानी तहजीब है। और फिर वो जो लोग वहाँ बसा करते थे, जो रहते थे उस टाइम पे, मतलब 5000 साल पहले तो किसी को तो तमीज़ ही नहीं थी, ना कपड़ों की ना बोलचाल की, तब भी वो इतने सिविलाइज थे कि उनकी सेवरेज सिस्टम, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनके बर्तन जो मिले, तो उन्होंने बताया कि यार ये तो बड़े तरक्की याफ्ता लोग थे। फिर क्या हुआ कि कोई सैलाब आया जो सब बहा के ले गया। राणा साहब, 5000 साल पुरानी तहजीब सिंध कैसा देखते हैं? साजिद साहब, मैं समझता हूँ कि सिंध जो है ना एक अपने आप में एक मकाम रखता है। एक चीज़ का और मैं इजाफा करता हूँ, ये पाक जो पाकिस्तान हमें मिला है ना, इसमें भी सिंध का बड़ा एहसान है, बड़ा हाथ है। मोहतरम GMCA साहब ने जो करा था सिंध असम्बली में पास, हाँ, बड़ा किरदार है। तो पाकिस्तान बनाने में भी सिंध का बहुत बड़ा पहली करारदाद जो है मोहतरम GMCA साहब ने सिंध असम्बली में पेश की थी, तो फिर जाके पाकिस्तान की बुनियाद रखी की पाकिस्तान एग्जैक्टली वजूद में आया। तो मैं समझता हूँ ये सिंध जो है एक तो इस्लाम का किला भी रहा है और मेहमान नवाज भी है, और इस वक्त मौजूदा हालात में भी पूरी पाकिस्तान के लोग सिंध में बसे हुए हैं और यहाँ से रोज़गार कमाते हैं, पीछे अपने घरों को भी भेजते हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि मेहमान नवाज है सिंधी लोग जो हमारे हैं ना, सिंध की धरती के लोग प्यार करने वाले हैं, शफीक हैं, ख्याल करने वाले हैं। तो मैं आप किस तरह मनाते हैं इस डे को? जी, हम इस डे को अपने बच्चों को भी अजरक वाला लिबास पहनाते हैं, सिंधी टोपी पहनाते हैं, अपने घरवालियों को भी जो है हम जो है उनको अजरक को तोहफा पेश करते हैं। दोस्तों को भी हम तोहफा पेश करते हैं अजरक का। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। सिंध के अंदर एक जो रवायत डाली गई है और ये 5 साल पहले से सिलसिला शुरू होगा। अब तो माशाल्लाह, अब जैसे इस दिन का जैसे ईद का इंतजार होता है ना, कि वैसे ही नवंबर के एंड से ही स्टॉल लगना स्टार्ट हो जाते हैं मार्केटों में, सामान आना स्टार्ट हो जाता है। और 10-15 दिन पहले स्टॉल लगना शुरू होते हैं हर छोटे गोठों के अंदर, शहर के अंदर, सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध में बड़ी भरपूर तरीके से मनाया जाता है। बाकायदा वहाँ पे जैसे कि हम ईद पे एक दूसरे को तोहफा तोहफ़ देते हैं, इसी तरह सिंधी अजरक डे के मौके पे भी एक दूसरे को तोहफा तोहफ़ दे रहा है, कोई टोपी दे रहा है, कोई अजरक दे रहा है। राणा साहब, यहाँ की जो बाशिंदे हैं वो न सिर्फ अपनी सरजमीन, अपने कल्चर से कुछ ज़्यादा नहीं प्यार करते? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा। यहाँ के लोग दूसरे सूबों से ज़्यादा, है ना, जो मेरी एक अपनी रिसर्च है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, दूसरे सूबों से ज़्यादा निस्बत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब ज़ीरो टॉलरेंस। बिल्कुल। अगर आप चूँकि अगर आप किसी अजरक को कहीं किसी महफिल में बुरा कह दें तो वो चिढ़ जाएंगे आपसे, है ना। अजरक को बुरा, अगर जमीन पे अजरक पड़ी हो, हाँ, वो को देख लिया, उसने फेंक दिया, उसको बकायदा उसको डांटे को झगड़े हो जाते हैं। हाँ, कि इस चीज़ पे झगड़े हुए हैं कि हमारी अजरक फेंकी क्यों, हमारी अजरक को उसने ज़मीन में फेंक दिया। तो होना चाहिए, देखो एहसास का हर एक का, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, किसी का कोई डे है उसको एहतराम करना चाहिए, मनाना चाहिए। अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते, आप उसको बुरा भला भी ना कहें। और ये एक और फेस्टिवल का इजाफा हो गया सबसे बढ़कर। हाँ, हम सब के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक और फेस्टिवल हम मनाते हैं। और फेस्टिवल के साथ साथ फिर एक दूसरे से हम मज़ीद करीब होते हैं, हम एक दूसरे के कपड़ों को एक्सेप्ट करते हैं, हम एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, फ़ायदा सिर्फ ये हमारे लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने मार्केट्स या स्टॉल लगाते हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदा है कि ये सिलसिला चल रहा होता है, लोगों का रोजगार बढ़ जाता है। जो बेचारे गरीब लोग हैं वो इससे अर्निंग शुरू हो जाती है। ऐसा ही है। और फिर मैं समझता हूँ इससे लोग जो नाराज भी होते हैं ना साजिद भाई, हाँ, बाखुद ऐसे दोस्त हैं जो नाराज होते हैं, जो सालों साल बात नहीं, जब ये डे करीब आता है ना, हाँ, और फिर कुछ दोस्त बीच में मिलके इनको आपस में मिलाते हैं, दावत रखते हैं। हाँ, उस दावत में जब सब आते हैं, कहते हैं भाई आज खुशी का मौका, सब गले मिलो, गिले शिकवे दूर करो। तो ये अच्छी बात है। और हमें वो जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हमें उसको समझने की ज़रूरत है। क्या हमारे स्कूलों में ये तरबियत दी जा रही है बच्चों को कि हम बीइंग पाकिस्तानी, हम बड़े कल्चरली रिच लोग हैं,
हमारे यहाँ बड़ों की तमीज़ है, दायराकार है, अखलाकियात है, रहन सहन के तरीके हैं, खाने पीने के तरीके हैं, हमारी ट्रेडिशनल डिशेस हैं। क्या आज का बच्चा इन चीज़ों से दूर नहीं जा रहा और हम मगरिब को फॉलो करने में मसरूफ़ हैं? जबी साहिबा, सही कहा मैंने? अच्छा, ये चीज़ें जो हैं जैसे कि आपने कहा कि हमें अपने ट्रेडिशन का पता होना चाहिए, इसीलिए जो पहली हमारी गुफ्तगू हो रही थी उसमें इस बात का मैंने उसी वक्त इजाफा किया कि हमारा तमाम कल्चर जैसे बड़ा ही खूबसूरत है और हमारी रिवायत खूबसूरत हैं। देखिए, कल्चर बनता इसी तरह से है ना कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं किसी भी इलाके के, वो मज़हब का भी बहुत उसके अंदर है। आपका पहनना ओढ़ना कैसा है, आपकी शादी ब्याह कैसे हैं, ठीक है ना, आपका मिलना मिलाना कैसा है, आपकी दावतें, आपके खाने, तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं ना, तो फिर मिला के ख़ित्ते का कोई कल्चर बनता है। और वही वाली बात है कि कल्चर एक ऐसा यानी वो ज़बान भी उसके अंदर शामिल है ना। अच्छा, कोई भी कल्चर या कोई भी ज़बान बुरी नहीं होती और कोई बुरी तहजीब नहीं होती, क्योंकि जब तहजीब बन जाती है ना तो वो फिर उसके अंदर खूबसूरती और खूबसूरती के साथ साथ उसके अंदर तहजीब ही तहजीब होती है। तो अब हमें और हमारे बच्चों को ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए कि हम उनको भी एलोकेट करें, उनकी भी इसकी प्रैक्टिसेस कराएं। तो वो उसी सूरत में हो सकता है कि जैसे अब हम सिंध में रहते हैं तो हमने सिंधी कल्चर डे मनाना शुरू कर दिया 5 साल से, इतने वास्ट लेवल पे जैसे हम अपने स्कूलों में कॉलेजेस में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्पेशली सिस्टम बहुत बड़े पैमाने पे। कल हमारे जो है ना वो 12 टैबलोज एक जगह हैं, 3 टैबलोज एक जगह हैं, तो इतने बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। मॉर्निंग से जो स्टार्टअप हो जाएगा तो फिर वो लेट नाइट तक ये सिलसिले चलते रहेंगे। बच्चों को कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ सिर्फ हम यही तो नहीं कर रहे हैं ना कि हम सिर्फ ये बात करें कि जी ठीक है ये हमारे जो है ना वो टैबलोज हैं, ये हमारे सॉन्ग्स हैं, ये हमारे, फिर उसके बाद हम सूफीज़म का भी बता रहे हैं। और सूफी जो तालीम है वो कितनी, आप देखें कि रिच है, बहुत रिच है। मैं आता हूँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उन्होंने भी हमें मजहबी हमआहंगी का दर्स दिया है। उनकी जब आप बुक्स को स्टडी करेंगे, एक दूसरे को तस्लीम करने का दर्स दिया है उन्होंने, टोलियों में बटने का दर्स नहीं दिया। एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे सिंध के कल्चर पे, यहाँ के रस्म रिवाज पर, और ये जो दिन मनाया जा रहा है, अब ये सिर्फ कल्चर डे नहीं रहा, अब ये सर कल्चरल ईद में ट्रांसफ़र हो गया है, खुशियों में ट्रांसफ़र हो गया है। एक दूसरे को तस्लीम करें, एक दूसरे को तोहफे दें, आना जाना करें, रंजिशें ख़त्म हो। और कराची में तो न सिर्फ प्रेस क्लब, हाइपर स्टार, क्लिफ्टन, हर जगह पर म्यूज़िकल शोज़ हो रहे हैं और आवाम का एक जम में गफ़ीर है। और यही वो चीज़ें हैं कि जो हमें जोड़ती हैं। हमें एक दूसरे को जोड़ने की बात करनी है, एक कौम होने की हमें सबूत देना है। और जबीन साहब ब्रेक से पहले जो फरमा रही थी, तो अच्छा है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, और यहाँ की जो सूफिया इकराम ने जो दर्स दिया है वो बड़ा जी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने भी कहा है कि जी मिल के रहें, एक होके रहें। जबीन साहबा जी, जैसे कि सूफिया इकराम के हवाले से बात हो रही थी कि उनका ये दर्स है कि मोहब्बत से रहें, मिल के रहें, मसावात कायम करें, इनकिसारी होनी चाहिए, आपको तहम्मुल होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं कि हमारी इस कल्चर का हिस्सा है, सिंधी कल्चर का हिस्सा है कि तहम्मुल मिजाजी भी है, इनकिसारी भी है, और डाउन टू अर्थ होते हैं लोग, हम्बल्ड होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम अपनी नस्लों में ट्रांसफ़र करें, ना कि हम वो चीज़ें जिसको हमारे दीन ने भी पसंद नहीं किया कि जी हम गरूर करें या हम अपनी
गर्दन में अकड़ करें, ये चीज़ें नहीं है हमारे कल्चर का हिस्सा। तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे ये चीज़ें? तो हम ये चीज़ें कहीं बाहर से तो लाके उनको नहीं सिखाएंगे। जब तक हम अपना कल्चर उनको नहीं दिखाएंगे, अपना सूफीज़म नहीं उनको पढ़ाएंगे, तो जब तक वो हम अपने बच्चों में ये तमाम चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब बात है कि बच्चे को हम सिर्फ बोरिंग तरफ भी नहीं ले जा सकते, बोरिंग साइड पे ले जाएं कि हम उसको सिर्फ इसी तरह से टीच करते रहें कि जी ये किताब पढ़ो, ये सूफ़ी की किताब पढ़ो, ऐसा करो। नहीं, उन चीज़ों को हम क्या करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अपने कल्चर का हिस्सा बना लें, किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बना लें। तो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम कलाम जो है, और उसको फिर उसको हम डिस्कस करें किसी अच्छी महफिल में बैठ के, फिर उसके अंदर कुछ जो है ना म्यूज़िक हो, मौसीकी हो, फिर उसके बारे में बात। अच्छा, मौसीकी की आपने बात करी, आबिदा परवीन साहिबा का जो अभी एक हाँ, वो कल्चर मिनिस्टर के साथ मिली, वो बड़ी आजिज़ी के साथ, जी। और फिर कुछ लोगों ने ट्रोल भी करना किया। शुरू कर दिया उनको, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें, फिर मैं वही बात कहूँगी कि हमारी तहजीब का एक हिस्सा अगर है कि हम जो है वो आजिज़ी और इंकिसारी से लोगों से मिलते हैं। आबिदा परवीन साहिबा खुद एक इतनी बड़ी शख्सियत है इंटरनेशनल लेवल पे, और इतनी बड़ी मतलब वो गुलकार हैं, इतना लेजेंड है, मैं कहती हूँ कि उनके जैसा कोई दूसरा इस वक्त मौजूद नहीं है हमारे पास। एक काबिल खातून है, और उस वक्त में वो इतनी तालीम याफ्ता खातून थी, उस जिस वक्त में जो है वो पढ़ाने का लड़कियों को रिवाज नहीं था, जिस बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ रहा, और इतनी उन्होंने मतलब इस मुल्क का नाम कहाँ रोशन किया है। कौन दुनिया में शख्स और कौन सा मुल्क है जो आबिदा परवीन साहिबा को नहीं जानता। लेकिन इस वक्त भी वो इतनी ज़्यादा मुनकिसरुल मिजाज हैं, इतनी हम्बल्ड हैं, इस उम्र में, इस बीमारी में भी अगरचे वो किसी के साथ मिलती हैं और इतनी इंकिसारी के साथ मिलती हैं, तो ये कोई नेगेटिव बात थोड़ी है। ये तो उनकी, ये देखें, हम्बलनेस है, ये तो उनकी आजी और इंकिसारी है जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को तो गर्दन में सरिया नहीं पसंद। अगर वो मिनिस्टर साहब से मिली, और हमारे एक यंग मिनिस्टर हैं कल्चर के, तो वो खुद भी तो इसी तरह उनको बड़ों की तरह उन्होंने इज्जत दी, और वो उनके साथ झुक के मिले और उनको इसी तरह इज्जत दी। उनकी इयादत के लिए वो खुद तशरीफ़ ले गए। तो दोनों तरफ से आप देखें ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है। बड़े जो है ना वो छोटों को इज्जत दे रहे हैं, तो ये और ट्रोल छोटे क्यों जो कर रहे हैं हैं? वो मतलब बड़ों क्या को अपने सोच सर इनके पे बिठा दिमागों रहे में हैं। क्या चल रहा है? ऐसा क्या, ऐसी क्या ये thinking हमारी है? गलत सोच का नतीजा है। देखें, जब तक इस कौम को ये समझ में नहीं आएगा कि हम चीज़ों को पॉजिटिव एंगल से देखना शुरू नहीं करेंगे, हम नेगेटिव एंगल से और तनकीद की सिर्फ नज़र उनका से झुकना देखेंगे। नजर आ रहा है, आप उनकी नेगेटिव आजिज़ी क्यों नजर देख नहीं रहे आ रही। हैं? आप पॉजिटिव एंगल देखें ना, कि अगर मैं एक माँ होने की हैसियत से या एक प्रिंसिपल होने की सपोज एक हैसियत से एक बच्चे को इंसल्ट करती हूँ, उसकी ईगो को हर्ट करती हूँ, तो क्या वो कभी मेरी इज्जत करेगा? क्या वो मेरे करीब आएगा? क्या वो मेरे पाँव छूना चाहेगा? क्या वो मेरे हाथ चूमना चाहेगा? तो जब तक बड़े बच्चों को इज्जत नहीं देंगे, तो बच्चे कैसे उससे आप एक्सेप्ट करेंगे? वो बच्चा एक्सेप्ट कैसे करेगा कि भाई मैं भी ये जो है ना इनको इज्जत दूंगा? कभी भी आप नहीं ये उम्मीद रख सकते किसी छोटे से। लिहाजा ये दोनों तरफ से देखें, वो उनका रुतबा अपनी जगह है, ठीक है, एक गवर्नमेंटल बॉडी थी वो, इसके बावजूद वो खुद गए अयादत के लिए, और उनकी भी ये इज्जत इंकसारी थी कि वो उनसे मिली, और उनको छोटे होने की हैसियत से भी और उनके डेजिग्नेशन की हैसियत, दोनों हिसाब से उन्होंने इज्जत दी। तो ये हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें चीज़ों को पॉजिटिवली देखना चाहिए। बड़े और छोटे जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तो हम लोग अपने भी छोटे और बड़े होने के हम लोग जो है अपनी जनरेशंस के अंदर गैप क्रिएट करेंगे। इस तरह ट्रोल करने वालों के लिए ये आपका मैसेज बिल्कुल पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए चीज़ें। हाँ, और फिर जब पता ना हो, तो फिर इससे पहले कि आप सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी को फ़रोग दें, आप अपने किसी बुज़ुर्ग के पास चले जाएं, उनसे ही पूछ लें कि ये क्या मुआजरा है। ऐसा क्यों किया? अक्सर जिस तरह सिंध के लोग जब एक दूसरे से गले मिलते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये तो हिंदू करते हैं, ये तो हिंदुओं का कल्चर है। राना भाई, नहीं, मैं समझता है हूँ, ना? हाँ, बिल्कुल। तो आपको भी किसी ने कहा तो नहीं कि ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं साजिद भाई, मैं क्योंकि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर सिंध का सदर हूँ, तो मैं पूरे सिंध में जाता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, ताल्लुक ऐसे इलाके में जाता हूँ, और मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में मैं गया हूँ, जितना इज़्ज़त, एहतराम और मेहमानवाजी सिंध में है, मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी। और मैं समझता हूँ इस्लाम का जो किला है, अगर मदीना और मक्का के बाद है, वो सिंध है। सिंध में पाकिस्तान में जो हिंद के अंदर इस्लाम फैला था, वो सिंध से फैला था, यहाँ से ना, यहीं से आगाज़ होता है, यहीं से कलंदर बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आई हैं। कोई तो वजह है ना कि यहाँ पे कलंदर भी हैं, या शाहबाद कलंदर आए हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी आया, शाह लतीफ़ बटाई, बड़े बड़े बुजुर्गवार यहाँ पे आए हैं। तो मैं समझता हूँ अल्लाह का ख़ास करम है इसके ऊपर। और उसके बाद फिर ये देखें सिंध के अंदर बरकत कितनी है,
इतनी बरकत है, रोजगार के हवाले से देखें, दूसरे वालों से देखें तो आपको सिंध में मिलेगा। आपको पूरी दुनिया के लोग मैं समझता हूँ आपको सिंध में पाए जाएंगे। तो ये बड़ा अल्लाह का करम है। तो बाकी अगर आपदा परवीन साहब ना, उनका वो आपदा परवीन साहब का मैंने भी देखा, वो एहतरामन वो हर एक के साथ ऐसी एहतराम से मिलती है। ये उनका बड़ापन है, ये उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल से यहाँ तो जो ट्वीट कर रहे हैं उनके घर में ये सिस्टम नहीं होगा। सूफी कलाम की वो गायिका, और इतना उन्होंने सूफी कलाम पे रिसर्च किया। उनकी तो सारी रिसर्च, उनकी अपनी एजुकेशन भी सारी इसी पे है ना, लिटरेचर पे और सारा सूफीज़म पे। तो आप ये देखें तो उनकी तो इतनी रिसर्च है। तो वो उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है कि कैसे भाई आपने किस तरह का आपने इज्जो इनकसारी इख्तियार करना है ना। तो उनसे ज़्यादा कौन पाकिस्तान में उनको इशू चाहिए, उस इशू के ऊपर शुरू एक टॉपिक मिलना चाहिए। अपने बड़ों को देखें कि वो कितने, वो हमारी बड़ी है ना, हम सबकी बड़ी है ना। तो हमें तो ये देखना चाहिए कि हमारे बड़े कैसे हैं, हमें उनसे क्या सीखने की जरूरत है कि वो कितने ज्यादा इंकिसारी उनके अंदर मौजूद है, कितनी उनकी तबीयत के अंदर जो है वो, मैं समझती हूँ इतने डाउन टू अर्थ होना। तो इसमें हमने पॉजिटिव क्या निकाला, क्योंकि वो असल रूह को पहुंच गई उस कलाम की। वो जो पढ़ती हैं वो कलाम, वो खाली गायिका ही नहीं है, मैं समझता हूँ वो एक वली का दर्जा, वली का कलाम पढ़ रही है ना। वो आप उसको उनका जो मन कुन तो मौला, वो कलाम सुने, कभी तन्हाई में सुने। जी जी बिल्कुल, आप खुद भी कहीं और पहुंच जाएंगे। वो अगर आप उसको आपको समझ के और कुछ हासिल करने के लिए अगर उसका कलाम सुनेंगे ना, आपको उसके कलाम में बहुत कुछ मिलेगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। कोई शक नहीं, उन्होंने आज तक जितने कलाम पढ़े हैं दिल से पढ़े हैं, रूह से पढ़े हैं। मैं राणा साहब इस वक्त एक कॉल ले लेते हैं, और सीनियर सहाफ़ी नेमत खोड़ो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नेमत साहब खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे में। बड़ी मेहरबानी साजिद भाई। ऑडियो बढ़ाइएगा प्रोड्यूसर साहब। नेमत साहब की सर आपको बहुत कल्चरल ईद, सकाफती ईद मुबारक हो। नेमत बहुत बहुत खैर मुबारक आपको भी, आपकी पूरी टीम को खैर मुबारक, बहुत सारी मुबारकबाद। और ये भी बताएं कि सिंध के शहर शहर गली गली में क्या हो रहा है। कराची तो झूम उठा है। साजिद भाई आपने बहुत अच्छा एक लफ्ज इस्तेमाल किया, ईद मुबारक आपने कहा। तो कोई इसको कल्चर डे कहता है, कोई कौमी सकाफती दिन कहता है, कोई इसको ईद कहता है। तो ये एक हम सब के लिए, जो भी सिंध में रहते हैं, जो भी पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि पूरा इंडस सिविलाइजेशन जो है ना, उसको हम देखेंगे अगर वसी तनाजर में देखेंगे तो आज जो पाकिस्तान हमें नजर आ रहा है वो पूरा तकरीबन इंडस सिविलाइजेशन पे ही है। और उससे भी मैं समझता हूँ कि आप भारत की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि उनके मिनिस्टर ने बयान दिया था कि सिंध के हवाले से। मगर हम बात करेंगे तो गुजरात, काठियावाड़ और राजस्थान ये भी इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है। हम उनका हिस्सा नहीं रहे, वो हमारा हिस्सा रहे हैं। हाँ। तो कभी मांगना पड़ा तो हम मांगेंगे उनसे। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है। हाँ। आपने बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि ईद का दिन, और कराची से कश्मीर तक और सिंध से बाहर भी, दुबई में, शारजा में, सऊदी अरब, कतर, जो भी अरब कंट्रीज हैं वहाँ पे, अमेरिका, कनाडा, यूरोप पूरा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वहाँ पे बड़ी तकरीबात होती हैं। और इस दिन को शायान शान तरीके से मनाया जाता है, जो अभी संडे को आएगा। हर दिसंबर में संडे को ये दिन मनाया जाता है। ऐसा ही है। और ये 17वां दिन है, क्योंकि ये 2009 में जो है स्टार्ट हुआ था। पहले ही आपको पता है कि सिंधी जो बोलने वाले हैं और सिंध में रहने वाले हैं, वो अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं। तो आप अभी आप ये दिन किस तरह मनाते हैं? आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं नेमत? मैं बिल्कुल ईद की तरह। और मैं ये आज लफ्ज आपने जिस तरह बोला, मैं हैरान हूँ कि आप बिलीव करेंगे, मैं क्योंकि जर्नलिस्ट रहा हूँ, और इसका जो ये कोई मतलब अपनी तारीफ करना नहीं है, इसको कौमी सकाफती ईद का जो तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल हुआ था ना अखबार में फर्स्ट टाइम, हेडिंग जो लगी थी, वो ये लफ्ज इस नाचीज का है। क्या बात है। और फिर आप ये भी तो देखिए ना कि आपका वो लिखा हुआ वर्ड अब पूरी दुनिया में ईद ही बन गया है। बिल्कुल, ये लीड लगाई थी हमने, और मुझे बहुत, मैं खुश हो रहा हूँ आपसे सुन के कि अब हर तरफ से यही लफ्ज बोला जाता है। तो मैं एक सिंधी होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते बिल्कुल ईद की तरह मनाते हैं। सुबह सवेरे उठते हैं, कल्चर जो अपना लिबास है, कल्चरल ड्रेसेस जो है
टोपी अजरक एक बड़ा वो पहनते इम्पोर्टेंट हैं। सवाल आपसे करना था नेमत, चूंकि आपसे पहले भी हम एक डिस्कस कर रहे थे कि बाकी सूबों की निस्बत सिंध के लोग अपने शहर, अपनी गली, अपने कल्चर, अपने दरिया, अपनी सरजमीन, अपनी लैंड, अपने कल्चर, अपने अजरक से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस है। और जब हम माजी में जाते हैं तो वो शाहिद मसूद साहब मुझे याद आते हैं कि जब उन्होंने टोपी पर तनकीद की थी, सिंध की सकाफ़त पर तनकीद की थी, तो सिंध के लोगों ने इसको बताया कि आ जाओ भाई दमादम मस कलंदर, और फिर दुनिया ने देखा कि अब वो ईद बन चुकी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। और इसका प्रॉपर जवाब जो है वो ये है कि सिंध कोई एक सूबा नहीं है, ठीक है। सिंध एक पूरी बड़ी सिविलाइजेशन है ना, जो पुरानी तहजीबें हैं दुनिया में, तीन चार तहजीबें, उनमें से एक है। तो वो हजारों बरसों का जो है वो असर है। और साजिद भाई, ये हम जब सकाफत की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई टोपी अजरक सिर्फ सकाफत है। यहाँ जो सिंधी बर्थ होते हैं, जो लेडीज के कपड़े होते हैं, वो सकाफत होती है कि आप किस किस्म के लोग हैं, आपका समाज किस किस्म का है। तो अमन और अमन जो है, अमन का मुतालबा करना, अमन कायम रखना और सब लोगों से मोहब्बत से पेश आना, हाथ जोड़ के मिलना, ये एक, हाँ। तो इसमें सकाफत में तो ये ड्रेसेस चलो आ जाती हैं, और सकाफत जो है वो उसमें और भी, और रवादारी जो है वो सकाफत का हिस्सा है। रवादारी कैसी? समाजी रवादारी, इंसानी रवादारी, मजहबी रवादारी, फिरके वाराना रवादारी, नस्ली रवादारी। ये सिंध की, मुझे एक सिंधी होने पे इसलिए भी प्राउड है क्योंकि मैं किसी पे हमला आवर नहीं होता। क्या मैं बात किसी है, पे, ऐसा ही है। हाँ, मैं किसी पे कब्जा करना नहीं चाहता। और ये मुझे फख्र है अपनी धरती पे कि यहाँ जो भी आया, जहां से भी आया, अरब इलाके से आया, कोई यूरोप से आया, कोई कहीं से भी आया। अभी जो 1947 में जो ये हुआ, बंटवारा हुआ, जी जी, हिंदुस्तान से लोग आए या अभी तक लोग आते रहते हैं। तो जो भी इस धरती को अपनी माँ धरती समझता है, इससे मोहब्बत से पेश आता है, तो ये धरती उसको अपने बच्चे की तरह, अपने बच्चों की तरह परवरिश करती है, पालती है, बड़ा करती है, और वो ही मोहब्बत देती है। तो ये सिंध की मिट्टी में है। और हमें इस पे इसलिए भी फख्र है क्योंकि हम नस्ल परस्त नहीं, हमारी कौम परस्ती जो है वो भी हकीकत पूछे, हम इसलिए कौम परस्त नहीं है कि हम किसी पंजाब को फतह करना चाहते हैं, हम किसी पठान को फतह करना चाहते हैं, हम किसी बलोच को फतह, हम इसलिए कौम परस्त हैं कि पाकिस्तान के हालात इसलिए बनाए गए कि हमें डिफेंसिव होना पड़ा। हम दिफाई कौम परस्त हैं। अगर इंसाफ का निजाम हो, अगर इंसाफ का मुआशरा हो, तो हम तो इंसानियत की बात करेंगे, हम तो कानून की और इंसाफ की बात करेंगे। तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कल्चर जिसको हम कहते हैं वो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, वो सिर्फ टोपी अजरक और पटका नहीं होता। कल्चर होती है आप किस तरह की ज़हनियत रखते हैं। आप रवादारी में यकीन नहीं रखते, और रवादारी, एक बार रिपीट करूंगा कि लिसानी रवादारी, नस्ली रवादारी, मजहबी रवादारी, फिरके रवादारी, ये फख्र है मुझे कि सिंध की मिट्टी में ये सब जो है, ये मोहब्बतें और ये खसलतें, ये खूबियां शामिल हैं। और इस वजह से ही आपका सवाल ये था कि ये किस तरह होता है। तो आज भी आप देखेंगे कि मैं तो यकीन करें कि जब हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें उर्दू में हम बात कर सकते हैं, हमें पश्तो भी आनी चाहिए, हमें बलोची भी आनी चाहिए, हमें पंजाबी सराइकी आनी चाहिए। तो ये इस इलाके में सिंध क्योंकि कोई सूबा नहीं है, सिंध क्योंकि किसी छोटे एरिया का नाम नहीं है, सिंध एक बड़ी तहजीब है, तो उसकी मिट्टी में ताकत और शक्ति और वो मोहब्बतें भी उतनी ज्यादा है। तो फिर एक आखिर में मुझे ये भी बताते जाएं कि हम पॉजिटिविटी को फ़रोग देते हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो दूसरी जानिब एक दीमक की तरह मेरे सिंध को खाए जा रही है, वो है गालबन बोतार कल्चर। उसके खात्मे के लिए क्या कुछ किया जाए? ये मैं कहता हूं कि सिंध को जिस तरह गुमशुदा किया गया था, सियासी तनाजुर में हम देखेंगे 75 साल की तारीख या 100 साल की तारीख या अंग्रेजों से लेके, तो सिंध ने खुद को नए सिरे से डिस्कवर किया। इस दिन आपने पहले उसका जिक्र किया, आसिफ जरदारी टोपी पहन के जो गए थे अफगानिस्तान, जब सदर ममलिकत थे 2009 में। तो
वो सहाफी जो थे उन्होंने तंजिया कहा था कि ये कैसे सदर हैं कि टोपी पहन के जो है वो घूमने जाते हैं, बाहर मुल्क के दौरे करते हैं। तो ये अपनी जुबान में बात करना, अपना कल्चर। अभी मोहम्मद बिन सलमान गया अमेरिका, वो कौन सा पैंट शर्ट और कोट पहन के टाई बांध के गया क्या? वो अपना जो उनका लिबास है उसमें गया। अभी मैं एक वीडियो क्लिप सुन रहा था, कोई इंडियन जर्नलिस्ट हैं लेडीज, वो रशियन प्रेसिडेंट का इंटरव्यू कर रही हैं, वो इंग्लिश में सवाल पूछ रहे हैं और रशियन प्रेसिडेंट जो है रशियन लैंग्वेज में जवाब दे रहा है। अपनी जुबान में बात करना, अपना कल्चर अपनाना, ये बड़े हाँ अच्छी बात है। तो अभी आपने कहा कि, और मैं आपको बताऊं कि मैं एक ऐसी एरिया में रहता हूं साजिद भाई जहां सिंधी भी हैं, जहां पंजाबी बोलने वाले भी हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, पठान बहुत सारे हैं हमारे पड़ोस में। तो अभी इस दिन का ये करिश्मा है, इस दिन का ये जादू है कि सब लोग जो हैं सिंध के सब लोग बड़ी मोहब्बत से ये दिन मनाते हैं और ये नए पाकिस्तान का एक तस्वर देते हैं। अगर जो मुल्क के मालिक समझते हैं ना खुद को, वो इमरान खान वाला नया पाकिस्तान नहीं, इमरान खान वाला नया पाकिस्तान नहीं, मैं एक ऐसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जो हमारे बड़ों ने बनाया था कि बराबरी की बुनियाद पे चलेगा, जहां रूल ऑफ लॉ होगा, जहां सब जुबानों को अहमियत दी जाएगी, सब कल्चर्स को अहमियत दी जाएगी। सब जैसे मुल्क के बानी ने फरमाया था कि भाई कोई भी यहाँ बड़ा छोटा नहीं होगा, सारे शहरी जो है बराबर होंगे। तो ये कल्चर जो है इसको हम इसको जब लेके हम चलेंगे, इसका परचम उठा के, तो हम पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। और आपने जो सवाल किया उस पर आऊं कि हर साल इसको कोई नया नाम दिया जाता है। इस साल जैसे मंशात के खिलाफ ये स्लोगन दिया जाता है ना कि मना रहे हम, हाँ, और जो है सिंध की जो वहदत है उसके नाम पे मनाते हैं, तैलीम की फरोग के लिए मनाते हैं, और कबायली तसादम जो होते हैं या बदमनी जो होती है, डाकू राज जो होता है, तो आपने उसका स्लोगन लेके हम मनाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें ये जो सिंध को आपने कहा कि दिमक की तरह खा रहा है भोतार की निजाम और वडेरा शाही, उसके खिलाफ भी हमने इस दिन को मनाया है ये स्लोगन लेके। और यकीनन सच भाई जब हम ये सकाफत की और तहजीब की मशल लेके चलेंगे तो सारी जो जुल्म की कुव्वतें हैं और बातिल कुव्वतें हैं उनको एक दिन हम सब मिलकर शिकस्त देंगे। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अनवर खुर साहब, आपने बताया कि सिंध के शहर शहर में क्या हो रहा है, किस तरह सिंध के लोग, बच्चे, बड़े, ख़वातीन, बुज़ुर्ग वो अजरक और कल्चरल ड्रेस पहनकर ईद की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं। और रियली अप्रिशिएट की क्रेडिट आपको जाता है कि आपने ये इस वर्ड को आपने तख्लीक किया। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुबह सवेरे में आज हम खुश कल्चर पर बात करें, अमन और भाईचारगी पे बात करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी अब शायद आहिस्ता आहिस्ता उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में कैसे सियासत की जाए। और जो सबसे बड़ी ख़बर इस वक्त चीफ़ ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन 2 दिन पहले निकल गया। अब वो 2030 तक अपने ओहदे पर रहेंगे और अब चिमगोइया है कि पाकिस्तान एक नए दौर में आ रहा है। वो नया दौर कैसा होगा, राना से पूछ लेते हैं। राना साहब, वो नया दौर कैसा होगा? वो नया पाकिस्तान, आप लोग नए पाकिस्तान के हामी हैं ना? मैं तो ये कहूँगा, वो कहते हैं नई गड्डी तो पुराने टायर। अच्छा, वो मसाइल है कि पाकिस्तान वैसा का वैसे रहेगा। अच्छा, आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, वहाँ ऐसी जंगें हमने माजी में नहीं जीती सर करप्शन, जितने भी करप्ट लोग हैं, अच्छा, जितने भी करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी करप्ट सियासत है ना, वो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। उन्होंने माल बना लिया। कहाँ ऊपर से? इमरान खान जेल में? बाहर नहीं, इमरान खान तो करप्ट नहीं है ना। तो वो तो आप कह रहे हैं ना।
वो आप सब जितने भी लोग हैं उन्होंने बात दुबई में जदादे बना ली है, जिनके नाम भी आ गए हैं। पाकिस्तान में गरीबों का खून चूसा जा रहा है, रगड़ा पे रगड़ा दिया जा रहा है, कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है, कर्जे पे डुबोया जा रहा है। मुझे बताएं, बड़े बड़े सियासतदान जिन्होंने, मैंने और आपने नहीं कर्जे लिए थे बैंकों से, आज तक हमारी औलादें, हमने भुगता हुआ हमारी औलादें भी भुगतेगी। उन्होंने बैंकों से कर्जे लिए। तजवीज़ दें अच्छे पाकिस्तान की। मैं ये समझता हूँ तजवीज़ ये है कि अगर कहते हैं हज़रत अली का कौल है कि कुफर से तो हुकूमत का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी से निज़ाम नहीं चल सकता। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए लाजम है कि उस वहाँ इंसाफ हो। जब तक खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना हो हालत अपनी आप बदलने की, ये चीज़ सूट करती है हमारे लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। रात आती है, सुबह भी होती है, हमेशा कुर्सी पे कोई नहीं रहता। बड़े बड़े जर्नल भी आए हैं, पहले भी 11 साल एक ने किए, फिर मुशर्रफ साहब भी आए हैं, वो भी चले गए, तो ये आते जाते रहेंगे। असल हुकूमत जिस दिन अवामी लीडर आएगा, अवाम के अंदर के हाथों में हुकूमत आएगी, उस वक़्त इस कौम का सही मायनों में यू टर्न होगा, नया पाकिस्तान बनेगा। नहीं तो ये वो नए पाकिस्तान में हम रहे थे 3-3.5 साल ना, तो 2.5 साल कोरोना भी तो था ना। उस वक्त इतनी इंडस्ट्री बंद नहीं थी, इतने मामलात नहीं थे जितने अब हो गए हैं। अब लोग जा चुके हैं, और यहाँ तो अभी जो लोग बाहर मुल्क छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने अब पाबंदियाँ लगा दी। कितने हज़ार लोग डिपोर्ट कर दिए हैं, लोगों की टिकट ज़ाया हो गए हैं, वीज़े ज़ाया हो गए हैं। जो लोग बेचारे अपनी ज़मीन के टुकड़े बेच के, अपनी भैंसें बेच के बाहर जा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में रोजगार तो है नहीं रहा। हाँ, करप्शन है। अगर आप करप्शन का मास्टर हो, करप्शन कर सकते हो, तो आपके लिए पाकिस्तान जन्नत है। क्या बात है। तो मतलब अच्छा पाकिस्तान जब होगा कि जब आप आएंगे नहीं, इक़्तिदार में। मैं समझा अवामी हुकूमत है। फॉर्म 47 है ना, जब एक चीज़ हो, मैं हूँ, आप मुझे। 18 में क्या थी? 18 में भी RTS बैठा था। नहीं कोई साजिद भाई बात मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। हाँ। कि आप मुझे लेकर आते हैं, मैं मेरे बराबर में ये हकदार हैं, इनको आपने हरवा दिया, मुझे जितवा दिया, और आप मुझसे जो कहेंगे ना, मुझे तो वही करना है। मुझे गैर आईनी बिल भी पास करने हैं, आपकी मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ानी है। पीछे है ना, जो आप लोगों की कमिटमेंट आप करते हैं। आप कह रहे हैं कि जैसे मुझे जितवा दिया तो जो वो कहेंगे वो करेंगे। चलो मुझे ये बताएं राना साहब, सूफिया इकराम की सिंध सरजमीन है, आप इस सरजमीन में कब से हैं, इस सिंध में, और सबसे ज़्यादा किस चीज़ को पसंद करते हैं? देखिए जी, मैं 87 में यहाँ आया था। मेरी पैदाइश गुजरांवाला की है, और मैं समझता हूँ जितना प्यार, जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना रोज़गार मुझे सिंध ने दिया है, अगर मैं पंजाब में भी होता मुझे उतने नहीं मिलता। उसकी वजह है मेरे साथ के कई बंदे अभी भी वहाँ पे है जो बेरोज़गार हैं, वो बदहाल हैं, कोई नशे में लग गया, कोई गलत सोबत में पड़ के कोई जेलों में चले गए। तो मैं माहौल का बड़ा तो होता है। तो कराची एक वाकई मैं समझता हूँ कराची गरीबों की माँ है। यहाँ पे इंसान खाली हाथ आता है, यहाँ से अपने रोशनियों का शहर है कराची, रोशनी शहर है, और झोली भर के जाता है, झोली भर के भी लाता है और अपने पीछे वाले को भी खिलाता है। हाँ, तो ये खूबसूरती है इस कराची शहर की। और सूफिया कलाम का, औलिया का शहर है। बड़े बड़े जहाँ अपना अब्दुल्ला शाह गाजी जैसी हस्ती जिस और है जो इनका सिलसिला हज़रत इमाम हुसैन से जाके मिलता है। तो मैंने एक तारीख पढ़ी है, आप कलंदर के कलंदर सरकार को देखें। आप ये अजरबैजान से, कि मैं तो ये अजरबैजान गया था जहाँ की इनकी पैदाइश थी, वो उनका गांव भी देखकर आया हूँ। वहाँ से क्योंकि ये फकीरों की अपनी दुनिया होती है। हाँ। उनको वहाँ से हुक्म हुआ, वो यहाँ पर आ गए। यहाँ पे उन्होंने दीन फैलाया। कुफर था यहाँ पे पहले। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध में जो भी आया उसको इज्जत भी मिली है, उसको पैसा भी मिला है, मजहबी हमांगी, और जिसकी शादी नहीं हुई उनकी शादियाँ भी। अच्छा जबरदस्त। अच्छा, मजहबी हमांगी है यहाँ पे, फिरकावारियत नहीं है, मजहबी हमांगी है, रवादारी है, हर जगह होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। अब खास देखे मुहर्रम आता है ना, तो सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं
देखें। खुशगवार वाकया नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब में आपको मिलेंगे, पेशावर में मिलेंगे, केपी में। बलूचिस्तान में मिलेंगे, KPK में मिलेंगे, मगर सिंध में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हुआ। तो एक दूसरे का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। उसकी वजह क्या, सूफिया कराम का जो दर्स था वो यही था, भाईचारगी, मजहबी हमआहंगी, मजहबी हमआहंगी, एक दूसरे को समझना, बर्दाश्त करना, ये असल उसकी कामयाबी है। जो सूफिया कराम के रास्ते पे चलता है, उनको समझता है, मैं समझता हूँ वो दुनिया सर वो मजहबी, दीन और दुनिया और आखिरत में भी कामयाब राना साहब, वो मजहबी हमआहंगी इस कदर थी कि वो मंदिर की मिठाई पंडित बांट रहा है, वो मुसलमान बच्चे भी खा रहे हैं। वो बच्चों को माँ बाप ये नहीं कह रहे कि ये हराम है और फेंक के आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो जी ठीक है ओके, बच्चों को कोई जहर तो नहीं खिलाएगा ना। तो ये मजहबी हमआहंगी, ये भाईचारगी कहीं और नहीं है सर। बिल्कुल। और फिर हिंदू कम्युनिटी का यहाँ पे एक रेशो है बहुत ज़्यादा है। मैं तो जाता ना अपना हापुड़ पे चले जाए, उमरकोट चले जाए, बेफुकात से ऊपर, माशाल्लाह पाकिस्तान बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़ी बड़े बड़ी बड़े इबादतगाह बंदर हैं। हैं, बड़े बड़े बंदर हैं, उनकी हिस्ट्री है। हमने उनसे पूछता भाई आप इंडिया से, कहते नहीं भाई इंडिया से हम नहीं, इधर ही के, हम नहीं आए, हम पाकिस्तान आया तो हम पहले के यहाँ से, पहले से ही थे। हम इंडिया से नहीं आए, हम तो पाकिस्तान बना तो हमें, तो उनकी हिस्ट्री है। जितनी भी अपना हमारी हिंदू बरादरी है, तो मैं समझ, मैं तो अभी इनका जो बड़ा मंदिर है ये सोचे बाजार में, और उनका जो त्यौहार था तो मैं वहाँ पे इन्वाइटेड, तो मैं गया, मैंने देखा प्रोग्राम, देखा बड़ा अच्छा प्रोग्राम, बड़ा एहतराम, बड़ी इज्जत, बड़ा मज़ा आया। जाना चाहिए एक दूसरे के फंक्शनों में, जाना चाहिए, एक दूसरे के मजहबी त्यौहार को मनाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। इससे क्या होती है, नफ़रतें दूर होती हैं। देखो मज़हब और एहतराम आपके दिल में है और फ़िरका आपके दिल में है। कल्चर डे किस तरह से मनाते हैं ये हिंदू? वो हमसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा मनाते हैं, हमसे ज़्यादा मनाते हैं। हाँ, हमसे ज़्यादा वो रिच है कल्चर। वो बनाते, और उनका तो बड़ा वो आपको, हम तो फिर भी आर्टिफिशियल चीज़ें पहनते हैं, वो तो अपने हाथ से बना के पहले से तैयारियां करते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, चादरें बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं और लिबास बनाते हैं, बड़ा बड़ा खूबसूरत लिबास। चले, जब से पूछे थे, जब आपके स्कूल भी हैं और स्कूलों में टैबलोज और कल्चरल ये जो ट्रेनिंग्स बच्चों को कौन करवाता है? हम टीचर्स करवाते हैं। और इसके अलावा ये है कि जो है ना, कितने दिन पहले से ये मैनेजमेंट आप स्टार्ट कर लेते हैं? पूरा मंथ स्टार्ट रहता है, सारी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तकरीरों की तैयारी हो रही है, तो उसके अंदर बच्चों की ज़ाहिर सी बात है फिर वो चेक करना कि ज़बान, बयान, फिर उनका एक्सेंट, ये तमाम चीज़ों की तैयारियां होती हैं। फिर उसके अंदर रक़्स की तैयारी, सूफ़ी कलाम की तैयारी, सूफ़ी परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो इन तमाम चीज़ों की तैयारी। अच्छा, फिर उसके लिए जितने प्रॉप्स चाहिए होते हैं, ड्रेसेस चाहिए होते हैं, उन तमाम चीज़ों की तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये तमाम कुछ ऐसे बच्चे आपके सामने हैं जिनको इसके बारे में कुछ कोई नॉलेज ही ना हो, स्टार्ट कुछ ऐसा आपको एक्सपीरियंस? देखिए, अगर मैं अपने स्कूल्स की बात करूंगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 साल से हमारा स्कूल जो है वो कंटिन्यूसली जो है ना वो कराची के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो परफॉर्मेंसेस कर रहा है और पार्टिसिपेट करता है और एज ए सपोर्टिव पार्टनर करता है। तो उसके अंदर जो है वो आपका एक सेगमेंट नहीं होता, तो वो इसलिए उसके लिए बच्चों को एक लार्ज लेवल पे, एक लार्ज स्केल पे जाके तैयारी करनी पड़ती है। तो फिर वो उनकी ट्रेनिंग जो होती है बड़ी मजबूत होती हैं। और इवन दो कि हमारे यहाँ जो हम लोगों के यहाँ सिस्टम हमने रखा है अपने यहाँ स्कूल्स के अंदर, तो वो एक गैर रिवायती हमने स्कूल का सिस्टम रखा है। ऐसा नहीं रिवायती सिस्टम है कि बस वो डेस्क पे बैठे हुए बच्चे कॉपियाँ काली कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम उनको जो है ना हर चीज़ के अंदर जो है ना वो प्रैक्टिस कराते हैं। तो उसके अंदर आप देखिए हर तरह की जितनी भी, जैसे कश्मीर डे के हवाले से प्रैक्टिस हो रही है तो उसकी हिस्ट्री के हवाले से हो रही है, फिर उसके जो है ना कल्चर के हवाले से हो रही है। इसी तरह से जब 14 अगस्त आ रहा है, जश्न आज़ादी आ रही है, तो उसके हवाले से प्रैक्टिसेस हो रही हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स हो रही हैं, कभी एंटी बैगर ड्राइव्स हो रही हैं, तो कभी हम लोग जो है ना वो ग्रीन क्लब नो प्लास्टिक मोर लाइफ का हमारा स्लोगन होता है, तो कभी हम एंटी ड्रग्स के ऊपर कर रहे होते हैं। तो हम बच्चों को प्रॉपर्ली जो है ना एक कहते हैं ना फील्ड में रखते हैं, तो इसीलिए बच्चों को इसकी नॉलेज भी होती रहती है, बढ़ होती रहती है उनकी, और उसके साथ साथ उनकी प्रैक्टिसेस भी होती रहती हैं कम्युनिटी वर्क की, कैसे उन्होंने जो है ना कल्चर को कैसे अडॉप्ट करना है, उन्होंने सोसाइटी के लिए कैसे वर्क करना है, आगे उन्होंने कैसे एक कारामत शहरी बनना है, कैसे कारामत सियासतदान बनना है, कैसा लीडर बनना है, कैसा डॉक्टर बनना है, कैसा उस्ताद बनना है। बच्चों की प्रैक्टिस सब बड़ी अर्ली एज से शुरू करा देते हैं। कितनी टीचर आपके वेल ट्रेंड हैं, क्योंकि टीचरों की ट्रेनिंग का बड़ा मसला है।
टीचर्स की ट्रेनिंग का जो मसला है ना, ये सारे स्कूल वालों की जिम्मेदारी अगर हम तमाम स्कूल वाले यानी ऑनर्स होंगे अगर अपने ऊपर ले लेंगे तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन तरीके होते हैं। हमारे यहाँ जो कुछ बीच में जो है हमारे ब्रेक्स आते हैं, जैसे कि हमारी एवरी वीक जो होता है ना, हमारी 2 डेज़ की जो ऑफ होता है, सैटरडे संडेज ऑफ होता है, तो सैटरडे आप टीचर्स ट्रेनिंग रख सकते हैं। तो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आप जो है वो एक कंप्लीट प्लान रख लें, उसके अंदर आपका 72 गवर्नमेंट के भी कुछ उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं जो अडॉप्ट करके हम अपने यहाँ करा रहे होते हैं। इसके अलावा भी हम प्राइवेटली भी कर रहे होते हैं। फिर जो है वेलनेस के प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि टीचर्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, मेंटल हेल्थ उनकी भी बेटर होनी ज़रूरी होती है, ठीक है ना। टीचर खुद अगर हैप्पी होगी, ट्रेंड होगी, वेल सेटल्ड माइंड की होगी, तो ही तो वो बच्चों को ट्रेन करा सकेगी। तो उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबकी ट्रेनिंग्स होती हैं। आपके पास बहुत अच्छा टाइम होता है। इसके बाद जो हमारा एक विंटर ब्रेक होता है वो 10 दिन का ब्रेक होता है, उस ब्रेक के अंदर भी आप टीचर्स की ट्रेनिंग करा सकते हैं। जून जुलाई की जो छुट्टियां होती हैं वो मुकम्मल तौर पे टीचर्स की तो नहीं होती ना, फिर आपके पूरे वो ज़ाहिर बात है उसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर आप स्कूल की बहुत सारी चीज़ें जो आपने जो है ना बैक हैंड पे करनी होती है, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स भी होती हैं, उनकी सर्टिफिकेशंस होती हैं। बहुत सारे इदारों में ये नहीं फॉलो किया जाता। जो खवातीन हैं, जो मिसें हैं, जो टीचर्स हैं स्कूलों की, उनको कुछ रिलैक्सन भी तो दें ना, छुट्टी दें उनको अच्छे पैसे दें, इस पे भी तो काम करें ना। इस पे काम कर रहे हैं ना, इसीलिए तो ये ज़रूरी है कि उनको देखें। मैंने जैसे कहा कि मेंटल हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा टीचर की काम करने की ज़रूरत है। टीचर रिलैक्स होगी जब वो अपनी प्रॉब्लम समझेगी, क्योंकि पीछे एक औरत जो पढ़ाने आ रही है, तो एक तो जो फीमेल टीचर होती है वो बहुत बेस्ट होती है। मैं आपको बताऊं, मेल टीचर्स की आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो फीमेल टीचर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। ममता तो नेचुरली औरत में अल्लाह ने उसमें बिल्टन की है, तो वो वैसे भी बच्चे को अपनी बहुत करीब महसूस करती है। फीमेल टीचर्स के अंदर सिर्फ ये जज्बा हमें ना इन्हांस करने की ज़रूरत होती है कि आप इन बच्चों की रूहानी माँ हैं, और आप इन बच्चों की अगर रूहानी माँ हैं तो उस माँ से पैदा करने वाली जो आपकी बायोलॉजिकल माँ है उससे ज़्यादा बेटर आपका रुतबा है, बिकॉज आपने इसको शख्सियत बनाना है। ये शख्स आपके पास आया है, शख्सियत तो हम ही ने बनानी है। तो लेकिन जिस शख्स ने शख्सियत बनानी है उसका मेंटल रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है, उसका फाइनेंशियल रिलैक्स होना भी ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें हैं, उसको तमाम चीज़ों का एक कॉम्बो बनाया जाता है। इसके ऊपर बहुत ज़रूरत है। अगर इस चीज़ के ऊपर हम काम नहीं करेंगे तो हम एक अच्छी जनरेशन नहीं तख्लीक कर पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ ऐसे स्कूलों की तादाद बहुत ज़्यादा है कि जो फ्लैटों में बन रहे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, पता नहीं रजिस्ट्रेशन भी कैसे करवा ली, और फिर वो वहाँ पे 5,000 10,000 बच्चों है ही नहीं, और टीचर्स को इतनी मिनिमम सैलरी, फिर टीचर सारे मैट्रिक इंटर पास, क्या होगा? अच्छा, इसके हवाले से भी मैं आपको बताती हूँ कि देखें, जैसे कि आपने कहा कि छोटे छोटे आपने फ्लैट्स में स्कूल बना लिए। पहली बात है वो रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकते, किसी भी बाय लॉस में ही नहीं है, तो रजिस्टर्ड कैसे होंगे? ये तो हमारी बिल्कुल ही, अगर कोई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है, ठीक है। तो वो फिर ये पेरेंट्स को भी जो है ना इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि आया कि वो जिस बच्चे को पढ़ने के लिए जिस इदारे में भेज रहे हैं, आया कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, या वो स्कूल की वो तमाम चीज़ें उसके अंदर जो स्कूल के होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में वो मौजूद है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वो किस फ़ी के अंदर अफोर्ड कर रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जितनी आप अर्निंग करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आप एक्सपेंसेस करेंगे ना, तो ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर आप अगर कह रहे हैं कि मैट्रिक इंटर पास टीचर, तो मैट्रिक और इंटर पास जो टीचर्स होते हैं ना उसके लिए गवर्नमेंट के अंदर बाकायदा कोर्सेज और डिप्लोमाज मौजूद हैं। टीचर की सिर्फ क्वालिफिकेशन ही ज़रूरी नहीं होती, उसके साथ उसकी टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। गवर्नमेंट की अपनी जो पॉलिसीज़ पहले थी, अब तो बहुत सारे नए डिप्लोमास भी हमारे यहाँ जो इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन इससे पहले आप देखिए सीटी एक होता था हमारा, वो इंटरमीडिएट के बाद है ना, इसके बाद पीटीसी होता था, वो मैट्रिक के बाद होता था, फिर बी ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर रहे हैं, मास्टर्स के बाद एमएड कर रहे हैं, इतने सारे। तो ये वाले वो हो गए जो मेन आपके जो है ना वो डिग्री लेवल के आपके क्वालिफाइड नहीं होते। तो उसके लिए फिर देखें, उसके लिए अगर जो लो बजट स्कूल्स हैं उसके लिए इसी तरह से होता है कि आप छोटी छोटी ट्रेनिंग्स कराते हैं टीचर्स। पहले जो है जो जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े हीरो हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, और टाटो पे बैठ के उन्होंने और तख्तियाँ लिखी हैं उन्होंने, है सही है, वो कामयाब है। मगर मैं समझता हूँ अब ये जो प्राइवेट स्कूल ये एक बिजनेस बन चुका है। अच्छा, देख लें आपको डायरेक्ट हिट किया है सब नहीं, जैसे वो कह रही है कि एक फ्लैट में बना लिया है, तो अब मुझे भी चाहिए ना, मैं फ्लैट में अपने बच्चे को दाखिल क्यों करवा रहा? साहिबा प्राइवेट स्कूल मालकिन आप इन पे तनकीद नहीं, भले उन्होंने बंगलोज लिया होगा, कुछ बड़ी प्लेस ली होगी, अगर इन्होंने भी फ्लैट में बनाया तो गलत किया, तो इन पे भी तो तनकीद करें ना आप। नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ ना, समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है एक बिजनेस है, तो इसको हम नो नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि बहरहाल
आप भी बिजनेस कर रहे होंगे या जॉब कर रहे होंगे तो अर्निंग के लिए कर रहे होंगे, तो अर्निंग तो जरूरी है। विदाउट अर्निंग के आप अपने स्टाफ को कैसे एंटरटेन करेंगे? मेरा पॉइंट ये है कि सिंध गवर्नमेंट हमारी या पाकिस्तान गवर्नमेंट, जैसे अब केपी की चले जाएं, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल बहुत हाई फाई हैं। आप पंजाब में भी तालीमी मेयार बेहतर होता जा रहा है, और सिंध में क्यों नहीं है? सिंध में जो गवर्नमेंट के जो हमारे स्कूल हैं वहाँ तो भैंसों का वो बाड़े बना दिए गए हैं, भैंसें बांधी जाती हैं, वहाँ तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं है, घर बैठे सैलरियाँ मिल रही हैं उनको। इसके ऊपर अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है, चेक एंड बैलेंस, ऐसा चेक एंड बैलेंस। अब जब भी साहब बताएंगे कि अब ये तो मिनिस्टर वो साहब नहीं बताएंगे। नहीं, इनका मिलना है सर, सरकारी जो अमला है। मैं सिंध में जाता हूँ, मैंने बहुत बुरी हालत देखी। चले मैं पूछ लेता हूँ, चले बीबी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों का जो मामला है, अगर आप इंटीरियर सिंध की बात करें खाली, तो मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ वहाँ के स्कूल खराब है। कराची में भी बड़े हैं, कराची में बहुत ज्यादा घोस्ट स्कूल हैं, बहुत ज्यादा घोस्ट भर्ती हैं। मैं इसको कंटिन्यू करते हैं, वक्फा ले लें, इसको वक्फा लेते हैं सर, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को और एक फ़ोन कॉल हम शामिल करेंगे। मलिक मुनव्वर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहेंगे मलिक साहब सुबह सवेरे में। जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई, थैंक यू। मलिक साहब, सिंध के लोग कल्चरल डे मना रहे हैं, सकाफती दिन मना रहे हैं और हर तरफ रंगों की बहार है, कह रहे हैं कि जी हमारी ईद है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जगह जगह म्यूज़िकल प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। देखें साजिद भाई, किसी भी कौम को, सूबे को और उनके कल्चर पे और उनको सकाफती तौर पर जो है वो उजागर करना, मैं समझता हूँ उनकी जिम्मेदारी है। ये न सिर्फ उनको बल्कि हमें और आपको भी ये मनाना चाहिए। यही हमारी शनाख्त है, ये कल्चर का हिस्सा है, और अपनी सकाफत को उजागर करना और दुनिया को दिखाना कि हम अपना जो रहन सहन है, हमारा जो कल्चर है, वो किस तरह से जो है हम उसको आगे लेकर चलते हैं और वो हमें क्या सिखाता है। ये बहुत सारी इसमें बातों की निशानदेही होती है कि हमारे आवाज दाद जो है वो किस तरह से अपनी धरती से, अपने सूबे से, अपने लोगों से प्यार और मोहब्बत से वो इसको लेकर चलते थे, और इस सफर को मजीद आगे लेकर चलना अब हम सबकी जिम्मेदारी है साजिद भाई। और अगर सिंध हुकूमत इन इक़दामात को अपने सूबाई सतह पर कौमी जिम्मेदारी समझकर इसको अदा करे तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और जहां सियासी जमातें हैं या दीगर मजहबी जमातें हैं या समाजी तंजीमें, उनको भी इस डे को भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। ठीक है, ये भी बताइएगा मलिक मुनव्वर साहब, चूँकि आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सिंध के लोग बड़ी वो कहते हैं ना कि चाहत से, लगन से, बड़ा लगाव है उनको अपनी सरज़मीन से। वो रिच हैं कल्चरली तौर पर और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। वो कहते हैं भाई हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ कोई बात ना करे, हमारी सरज़मीन के ख़िलाफ़ कोई बात ना करे। हम तो सबको घर देते हैं, सबको जगह देते हैं, सबको गले से लगाते हैं। सिंध बाबुल इस्लाम है, सिंध अमन का पैगाम देता है। इसको कैसा देख रहे हैं साजिद भाई? अगर सियासी पॉइंट स्टोरिंग से हटकर बात की जाए तो अगर हम इसको पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी या पीपल्स पार्टी को मद्देनजर रखकर बात ना करें तो मैं समझता हूँ कि सिंध धरती जो है वो वाकई ही बहुत ही
लाजवाब और कुर्बानियों वाली सूफियाना कलामों में आपने इसका जिक्र सुना होगा। ये अमन की धरती है, अमन का गहवारा है, ये माँ धरती है। और किसी भी सूबे की या किसी भी मुल्क की माँ धरती से, उसके कल्चर से निरहाफ करना, ये बहुत ही बड़ी बात बयानती होती है। यही माँ का दूध भी हमें यही बताता है कि अपने जिस तरीके से आप अपनी माँ से प्यार करते हो, उसके दूध से वफा करते हो, तो अपनी धरती से भी इस तरीके से वफा करनी चाहिए। ये धरती आपको रहने के लिए जगह फराहम करती है, कारोबार देती है, सुकून देती है। यहाँ सिंध की अगर मैं बात करूँ तो सिंध के सूबे के लोग बहुत ही मिलनसार, आप देखते नहीं है कि वो अगर कोई भी अजनबी बंदा भी उनके सामने आ जाए तो उनको सलाम करे तो वो दोनों हाथ बांध कर उसको जी आया करते हैं। ऐसा ही है, तो समझ आइए, तो ये तहजीब है, ये कल्चर है। आप इसको अगर सियासी अंदाजों में लोग देखें तो उसको मनफी प्रगंडे उसके ऊपर करें कि सिंध में रोजगार नहीं है या अमन नहीं है या फलानी गवर्नमेंटों की कोई कुताहियां हो सकती हैं, और लेकिन अगर सिंध धरती की जहाँ बात की जाए तो मैं तो समझता हूँ कि सिंध धरती वाकई सूफियों की धरती है, अमन का पैगाम देती है, बहुत कुछ हमें सीखने का, समझने का, संवरने का मौका देती है, रास्ता देती है। और हमारे लिए सिंध धरती और सिंध धरती का जो कल्चर है, जो इसके जो एक विरसा है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिंध धरती से वफादारी हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसकी सिंध धरती पर अगर किसी भी तरह से कहीं से भी कोई कदगन लगाए तो मैं समझता हूँ कि सिंध धरती में बसने वाली तमाम कौमियतों को यक आवाज होकर, सबबस्ता होकर खड़े होना चाहिए। अपनी सिंध धरती के दिफा के लिए मर मिटने तक भी अगर कोई खड़ा हो जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। धरती से वफादारी, जब धरती आपको अपनी आगोश में लेती है तो आपका भी हक बनता है कि उससे उसी तरीके से उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, उसकी वफादारी उसके साथ निभाएं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज से जो कल्चरल रंग हैं उनमें रोशनी डाली, अपना हिस्सा डाला। और हम बात कर रहे थे प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल। माजी में प्राइवेट स्कूल नहीं थे, आज से 20, 25, 30 साल पहले थे, लेकिन कम थे, एका दुका थे, रुझान नहीं था। लेकिन अब मार्केटें स्कूलों की, कंपटीशन है, ब्रांडिंग है, अच्छी बात है, होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हुसूल के लिए माँ बाप अच्छे से अच्छे स्कूल का चुनाव करते हैं, तो वहाँ अच्छे से अच्छी तालीम भी दी जाती है, ऐसे ही है। देखिए, प्राइवेटाइज जैसे कोई भी इदारा हो, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो कोई भी हो इदारा, तो ओबियसली उसके अंदर जो है वो उसका जो सर्वाइवल है वो उसी में है कि उसकी सर्विसेज अच्छी हों, है ना। ऐसे ही है, आप बैंक्स में भी चले जाएं प्राइवेट, तो आपको सर्विसेज कितनी अच्छी मिलेगी, आपको फ़ौरन ही इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी करते हैं, आपको चाय ऑफ़र करेंगे, ड्रिंक ऑफ़र करेंगे, है ना, आपको अच्छी सीट कंफर्टेबल देंगे बैठने के लिए, क्योंकि आप जो है। लेकिन स्कूलों की जहाँ तक मैं बात करूँ, पढ़ाई के मामले में जितनी वो है उससे ज़्यादा फीसें बहुत ज़्यादा ली जाती हैं। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट में भी पढ़ाई है, देखें सर्विसेज ना मिले, जो सबसे मेन चीज़ है बच्चों की तालीम। आपके पास चॉइस मौजूद है ना, तालीम बच्चों को मिल रही है ना, प्राइवेट में भी आपके पास चॉइस मौजूद है। देखिए, वेरिएशन बकौल इनके के जो है ना वो मार्केट में स्कूल्स अब जो बड़े पड़े हैं, तो इतनी मार्केट जब मौजूद है तो आपके पास चॉइस मौजूद है। आपको जिस ब्रांड पे अच्छा कपड़ा मिलेगा और आपको लगेगा कि ये सूट जो है मेरा, वो जितना चार्ज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये मुझे क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं नहीं यहाँ से लूँ, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो यू हैव अनदर चॉइस ना, यू मे गो फॉर द फर्दर, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फिर भी विलिंग हैं कि आप वहीं रहें, तो इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज मौजूद है। हम प्राइवेट स्कूलों को ही क्यों चूज करें? मतलब आपको मैंने ये कंपैरिजन बता दिया ना, कि पढ़ाई तो दोनों जगह पर है, लेकिन फिर प्राइवेट को ही क्यों चूज करें? ये भी आपकी अपनी चॉइस है। गवर्नमेंट स्कूल्स भी तो मौजूद हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट। मैडम का तो एक स्कूल होगा छोटा सा, इसके तो बहुत बड़ी माफिया है, बड़े बड़े जर्नलों के जो है ना इसके अंदर सिस्टम है। और वो जिस तरह से हमारे KPK के वो वजीर थे ना, उसके ट्रांसपोर्ट के वजीर थे, उन्होंने जनाब रेलवे का जो गुड्स ट्रांसपोर्ट था उसका भट्टा बैठा दिया अपने ट्रांसपोर्ट को कामयाब करने के लिए ना। वो आज तक रेलवे की जो था कार्गो ना, वो फेल हो गई है आप प्राइवेट ट्रक के ज़रिए। इसी तरह गवर्नमेंट को स्कूल को जानबूझ के उसको फेल किया जा रहा है, पढ़ाई के मामले में
डोनेशन के मामले में, उसकी सुथराई उतराई के मामले में। अच्छा बाद में मैनेजमेंट अच्छी नहीं है अगर अच्छा बाद मैं हूँ, मैं तो चाहूँगा मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए। जब मैं वहाँ का माहौल देता हूँ, गवर्नमेंट के छतों पे पंखे नहीं है, ऊपर से पता है सीमेंट का टुकड़ा नीचे गिर गया, बच्चे का सर फट गया, कई स्कूलों के वाकया, पक्के नीचे आ गए हैं, पानी की टूटी नहीं है, वॉशरूम सही नहीं है। तो ये जब से देख रहे बच्चा, हर माँ बाप चाहेगा मेरा बच्चा कम से कम अच्छे स्कूल में जाए, मजबूर किया गया उनको। तो क्या ये चॉइस थी कि आप यहाँ से हट के यहाँ आ जाए। तो ये नहीं, क्या ये कहा जा सकता है कि प्राइवेट स्कूल इतनी सर्विसेज देता है तो ये जो फीसें जा रही है वो जायज जा रही हैं? मेरे हिसाब से तो ये है। अगर मैं हर स्कूल की जिम्मेदार तो नहीं हूँ, ऑब्वियसली हर स्कूल का अपना फी क्राइटेरिया है। और और जब आप चॉइस, वही मैंने कहा कि आप जो है एज ए कंज्यूमर, ये तो आपको देखना है ना कि आप जो चार्जेस दे रहे हैं, अगर वो ऐसी सर्विसेज नहीं दे रहे तो ये आर पेइंग, आपको उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, वो आपका ऑब्जेक्शन सुनेंगे। हर जगह प्राइवेट बैंक्स में आप चली जाएं, प्राइवेट स्कूल्स में चले जाएं, प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में चले जाएं। मैं तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट काम कर रही हूँ, तो मैं जाहिर बात है एक बिजनेस वुमेन मैं अपने आप को नहीं समझती, क्योंकि मैंने ये, क्योंकि ये इनको पता है ज्यादा मेरे बारे में, तो इनको भी आइडिया होगा। लेकिन इसके बावजूद आप एक वक्फा ले लें, एक वक्फा ले लें, आपकी इजाजत हो तो एक वक्फा लेते चलिए, एक वक्फा लेते, वक्फे बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम प्रोग्राम करते करते पता ही नहीं चला, हम लास्ट सेगमेंट की तरफ आ गए। जबी साहिबा, आपका कोई फेवरेट सियासतदान? फेवरेट सियासतदान तो मेरे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। अभी किस पार्टी को, किस पॉलिटिशियन को पसंद करती हैं? वोट किसको दिया? वोट तो मेरा तालीम के लिए है। ठीक है, ये तो बड़ा सियासी जवाब है। किसी पार्टी को नहीं वोट दिया आपने? बस जो पार्टी तालीम को सपोर्ट करेगी उसी के लिए वोट है। अच्छा, नहीं माजी में किसको दिया था? अभी 24 में इमरान खान को? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को दिया था, लेकिन बहरहाल हर लीडर की अपनी अपनी, मैंने जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि हर लीडर के अंदर कोई ना कोई खसूसियत मौजूद होती है। हमारे तमाम ही लीडर बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान के लिए मुखलिस है, देखने के नज़रिए मुख्तलिफ हैं। अच्छा, सूबाई हुकूमत सिंध की मुराद अली शाह साहब रन कर रहे, लास्ट मतलब तीसरा टेनओवर है उनका, उनकी काबीना का कोई फेवरेट मिनिस्टर कि यार ये मिनिस्टर इनका बड़ा अच्छा है, अच्छा काम करता है, इनकी मिनिस्ट्री में हमारा काम भी जल्दी हो जाता है? नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि कहीं भी आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करवाएं या करना चाहिए, और मैं नहीं समझती कि ऐसे कभी ज़रूरत पड़ी हो। अगर आप जो है वो बाय लॉ सारे काम कर रहे हैं तो आपको, मेरा नहीं ख्याल, कोई फेवर लेने की ज़रूरत होती है। और जहाँ तक बात है कि सिंध गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, तो सिंध गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। और मैंने पर्सनली ये आम लोगों को जो है ये ऐसा लग रहा होता है कि मिनिस्टर्स किसी भी गवर्नमेंट के हों, सिंध गवर्नमेंट के हों, पंजाब गवर्नमेंट के हों, केपी की गवर्नमेंट के हों, जितने लोग भी गवर्नमेंट में मौजूद हैं, गवर्नमेंट बॉडी जो भी है पाकिस्तान की, लोगों को बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई काम ही नहीं कर रहे होते। भाई वो तो बड़े वेले चल रहे हैं, बड़े प्रोटोकॉल्स में चल रहे हैं, लेकिन अगर आप करीब से लोगों की ज़िंदगी देखें तो हम जैसे अपने आप को महसूस करते हैं कि जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है अपने लिए और हम बड़ा, लेकिन वो हमसे ज़्यादा मसरूफ़ हैं। हर एक आम शख्स को भी उनको सुनना होता है और उनको फिर अपना भी जवाबदेह होना है गवर्नमेंट को, अपने आगे भी जवाबदेह, मतलब उनके आगे भी उनको जवाबदेह होना है और लोगों के आगे भी वो जवाबदेह हैं बहरहाल, और अपने ऊपर जो उनके लोग हैं सियासी पार्टियों से, जिस भी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, उसको भी जवाबदेह हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि उन पर प्रेशर नहीं है। आप देखें एक एक जो मिनिस्टर होता है, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो, हज़ारों लोगों में घिरा रहता है, हर बंदे की बात सुनने की कोशिश करता है। उनकी भी मेहनत है। देखिए, हम किसी इंसान की भी पॉजिटिव चीज़ को तो नो नहीं कह सकते। हर शख्स, और जो कोई भी पार्टी कहीं भी काम कर रही है, यकीनन वो इस मुल्क के लिए ही काम करने के लिए आई है ना, तो वो उस मुल्क के लिए काम करती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर दफ़ा कभी पार्टी शफल होती है, कभी किसी पार्टी को मौका मिलता है, कभी किसी पार्टी को मौका मिलता है, हर इंसान अपना बेस्ट देने की बिलावल कोशिश करता भुट्टो है। जरदारी या फॉर्मर वजीर आज़म इमरान खान?
दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, बेहतर हैं। फंस गई थी जब वो एक यंग है, वो उन्होंने यूथ cover से किया। ऑब्वियसली देखें, वो यूथ से बिलोंग करते हैं तो उनका एक अपना नहीं, परसेप्शन है। इमरान खान के लिए और famous है, वो इमरान youth का खान leader है। साहब जो हैं वो यूथ के लीडर जरूर हैं, लेकिन अब ज़ाहिर बात है वो यूथ से बिलोंग तो नहीं करते ऑब्वियसली। अच्छा। अब वो इस एज ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो वो दोनों में बहुत ज्यादा एक जनरेशन अपनी अपनी जगह दोनों ठीक हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छा बेहतर करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे दोनों ने ही पाकिस्तान का चले। जो इमेज है बहुत अच्छा बनाया सर है। एक वर्ड में आपने एक्सप्लेन करनी है, मैं नाम लेता रहूंगा आपके पास। एक वर्ड में आपने शख्सियत को जस्टिफाई करना है। सबसे पहले आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत, मतलब अच्छा सियासतदान है, अच्छा आदमी है, यारों का यार है, एक वर्ड में उनको एक्सप्लेन करें। यारों का यार है। हाँ, अच्छा, गुड वन। मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह साहब ने सिंध को कुछ नहीं दिया है, स्वाए अंधेरों के, चाहे रोड टूटे फूटे रोडों के। इमरान खान। उन्होंने एक पूरे पाकिस्तान को एक विजन दिया है, एक पाकिस्तान को एक सोच नया दिया है। पाकिस्तान। नया पाकिस्तान। सर उन्होंने- एक वर्ड सर एक वर्ड। उसने पाकिस्तान के सब कचरे को ना एक जगह इकट्ठा कर दिया। क्या बात है। बिलावल भुट्टो सरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी एक अजीम माँ का अजीम बेटा है। चलिए जी, अब ज़रा राना मोहम्मद आजम साहब के पास खेल लेते हैं, उनसे ये गेम जाते जाते हम एक नाम लेंगे, एक वर्ड कहेंगे और उनको भी एक वर्ड में ही उन्होंने जस्टिफाई करना है पर्सनालिटीज़ को। जुल्फ़कार अली भुट्टो। जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान का सरमाया था। इमरान खान। पाकिस्तान का सरमाया है। बिलावल भुट्टो। अपनी माँ की बीदों पे पूरा नहीं उतर सका। जूनियर जुल्फ़कार। वो भुट्टो ख़ानदान का एक ईमानदार शख्स है। रेहाम खान। रेहाम खान एक प्यादा थी, वो प्यादा रह गई। शेख रशीद। शेख रशीद। तो शेख रशीद हमेशा हुकूमतों में रहा है। फैसल वाडा। फैसल वाडा वो भी किसी चीज़ का पैदा है। मुस्तफ़ा कमल। मुस्तफ़ा कमाल भी आजकल किसी कंपनी का पैदा है। अच्छा, लीडर कौन है? लीडर इमरान खान पाकिस्तान में। अच्छा, चलें ये बताएं कि आपका फेवरेट आलिम दीन। फेवरेट आलिम दीन हमारे मुफ्ती मौलाना तारिक जमील साहब। मौलाना तारिक जी। अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? सियासतदान ना होते तो मैं भी एक अच्छा बिजनेसमैन होता। अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश है? बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या क्या करेंगे? पॉलिटिशियन एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता? हाँ, मैं क्या समझता हूँ, अगर जो सियासत में आप जो टाइम दे रहे हैं, अगर वो पूरा बिजनेस में दे दिया जाए तो अच्छा बिजनेसमैन। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती एक साथ। दोनों चाहिए। क्या सियासत इबादत है या सिर्फ करप्शन का नाम है? पाकिस्तान में करप्शन का नाम है, तो क्यों कर रहे हैं फिर? इबादत समझ गया। ओके, क्या बताएं बात है। कैसा है, इसको कहते हैं जवाब जेब में पड़ा हुआ था राणा साहब के। अच्छा राणा साहब, जाते जाते कोई पैगाम दें। देखिए जी, आज हम एक कल्चर डे के मौके पर ईद का शो कर रहे हैं। ईद हमारी है। इस मौके पे मैं चाहूँगा तमाम कौमें एक दूसरे से प्यार करें, एहसास करें और छोटी मोटी गलतियों को दरगुजर करें और सबको जो नाराज़ है उनको अपने सीने से लगाकर। आपने इस कितनों सिंध को के लगाया गले? हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भगाते रहते हैं हमें। अच्छा चले, ठीक है। आप जब भी क्या मैसेज देंगी? मैं मैसेज दूंगी, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। क्या बात है जी। चले जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। साजिद हुसैन के जाने का वक्त भी हुआ चाहता है। मेरी टीम का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना बर्दाश्त किया, देखने वालों का भी शुक्रिया। और तस्लीम करें एक दूसरे को। हमारे यहाँ तस्लीम का बड़ा फुकदान है। अगर जब भी सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रही हैं तो भाई वो कर रही हैं। अगर राना साहब एक सियासत को इबादत समझ के कर रहे हैं तो आप उनकी इबादत में खलल ना डालें ना। हम तस्लीम नहीं करते, हम अकरबा परवरी सिफारिश कल्चर पे बिलीव करते हैं। हमें एक दूसरे की वैल्यूज़ को समझना होगा। अगर हमारे बैक एंड की टीम काम करके ऑनेस्टी के साथ हमारा प्रोग्राम ऑन एयर करती है तो हम तस्लीम करना चाहिए उनकी मेहनत को। हमारे कैमरामैन से लेके ऑडियो इंजीनियर से लेके MCR के लोग, न सिर्फ मीडिया के लोग, तमाम मकातिब फ़िक्र, चाहे वो उलमा हों,
तमाम लोगों का एहतराम करें, उनके काम को माने, अप्रिशिएट करें उनकी सर्विसेज को। और फिर एक बड़ी अच्छी ख़बर मुझे कल सुनने को मिली, मारूफ आलम दीन मौलाना मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, उनको जेल से बाहर निकाला गया है। तो उनका भी मुझे बड़ा दुख था कि वो बेचारे जेल में थे, लेकिन अब वो बाहर आ गए, फिर वो तबलीग के दीन में अपना किरदार अदा करेंगे। मुझे साजिद हुसैन ताहिरा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नर्म ठंडी और पुरसुकून हवा का झोंका, चाय का एक कप, इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने के लिए।